हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भार्गव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संदीप केमिस्ट्री हब में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये अपने आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये अपना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, ठीक है। तो दोनों अपन साथ कंबाइन नहीं पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा कम दे रखा है, आरबीसी बोर्ड में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखना ध्यान से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बता देता हूँ मैं आपको कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूले जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। और कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनके अदर नाम होते हैं, ठीक है ना। और उन फॉर्मूले को सीखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। ज़्यादा वैसे है तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनमें से मैं कुछ लिखवा देता हूँ, उसके बाद अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे NaCl, जैसे मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक और होता है साल्ट, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन इसका नाम होता है वाटर। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अपने 10th में काम आएंगे बेसिकली वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। CaO, ये अपन स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। जैसे NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। देखो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, ठीक है। इतना कोई लो लेने की बात नहीं है। उसके बाद एक और NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। एक होता है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग पाउडर। एक होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, एक्चुअली इसका नाम होता है लाइम। लाइम में डाल दिया मैंने वाटर तो बन गया लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर, या इसका नाम एक और होता है स्लेकेड लाइम। और ऐसे है तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपने 10th के लेवल के हैं ना वो भी लिखवा देता हूँ। चलो कुछ गैस से लिख देते हैं, ठीक है ना। O2 फायर गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक्सटर्निंग गैस भी बोलते हैं बुझाने वाली गैस, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर ये गैस का छिड़काव हमने कहीं कर दिया तो वो लोग जहाँ पर जितने भी है पर्सन सारे के सारे हंसने लगेंगे। Cl2 सफोकेटेड गैस, बेसिकली स्विमिंग पूल में पाई जाती है, एकदम घोटने वाली गैस होती है, ठीक है। CaCO3 लाइमस्टोन, ठीक है, या मार्बल संगमरमर, ठीक है, खड़िया पत्थर, बहुत इसका नाम है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CaSO4.12H2O, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना। और जब CaSO4 हाफ की जगह 2 आ जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2O तो ये बन जाता जिप्सम, ठीक है। देख लो एक बार, इन्हें लिख लेना, ये बिठा देता हूँ मैं। और भी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है रेड मेडिसन,
पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, ठीक है, रेड मेडिसिन बोलते हैं इसको। और 10th लेवल के और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ये भी है ना, D2O, हेवी वाटर, C6H12O6, ग्लूकोज, C6H12O22, शुगर, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O, पोटास एलम बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एलम फिटकरी, ठीक है। और CuSO4 डॉट 5H2O, ब्लू विट्रियल्स बोलते हैं या ब्लू थंब, इसको विट्रियल्स भी बोलते हैं। लगभग अभी इतनी है, ठीक है, जो मतलब अदर नेम है, जिनके मतलब केमिकल तो नेम होते हैं, जैसे इसका क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसको अपन अदर नेम है लाइमस्टोन, ठीक है, इससे हम बोलते हैं इसको। तो ये इतना नहीं, वैसे बहुत सारे, और जैसे जैसे मेरे को याद आएगा वैसे वैसे लिखा दूंगा, कोई रटे हुए तो है नहीं, ठीक है। और बेसिकली लगभग इतने ही है अपने 10th के लेवल में तो, और इससे ज़्यादा होंगे तो अभी लिखा दूंगा। एक और जैसे CSO4, ठीक है, इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर, वॉशिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा भी हो गया। लगभग हो गई आपके इतनी, ठीक है, 10th लेवल के। और भी वैसे जैसे जैसे याद आएगा ना वैसे वैसे मैं आपको लिखवाता रहूँगा, ठीक है। तो देख लो एक बार इनको, और प्लीज़ इनको रिमेंबर करना बहुत नेसेसरी है। देखो एक दो और याद आ गया, H2S, रोटन एक गैस, सल्फ्यूरिक नहीं होता, ये होता हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, रोटन एक गैस भी बोलते हैं इसको, सड़े हुए अंडे जैसी गैस, ठीक है ना। कोई कुत्ता वगैरह या कोई पशु वगैरह मर जाता है ना अपने घर के आसपास, तो फिर वो जो बदबू वगैरह आती रहती है ना, तो वो इस गैस की होती है, याद रखना, ठीक है। गैस का नाम क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। CO2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, लगभग ये कंप्लीट हो गया। एक और आ गया CH4, मास गैस, मेथेन, ठीक है, गोबर गैस, ठीक है, बायोगैस, ठीक है, इनको याद रखना। और लगभग इतना ही है, ठीक है। अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना जो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, वैसे फर्स्ट तो एसिड बेस और साल्ट है आरबीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने ये 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा नेसेसरी है, ठीक है। इसके बाद अपन अगला स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ूंगा, कौन सा चैप्टर का पढ़ाना मेरे को पता है, ताकि आपको इजीली केमिस्ट्री के सारे चैप्टर याद हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अभी हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस, जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ये होता क्या है, देखो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप रिटर्न भी कर सकते हो पॉज कर करके वीडियो के। दो चेंजेस मतलब ऐसा परिवर्तन इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी आर चेंजेस ऑफ एनी सब्सटेंस नॉट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे स्मेल, कलर, ठीक है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, याद रखना। तो
देखते हैं कि द चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी आर चेंजेस ऑफ एनी सब्सटेंस नॉट केमिकल प्रॉपर्टी नोन एज ए फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी कंपोजिशंस, ठीक है, उसमें कितने केमिकल्स काम आ रहा है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जिसमें कलर है, स्मेल है, ठीक है, ये अपने फिजिकल या फिर स्टेट है, ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल चेंजेस। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और इन एग्जाम्पल से ही द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, फिजिकल चेंजेस की मैं वो भी आपको समझूंगा, देखना एकदम। जैसे यहां पे मैंने ले लिया वाटर, यहां पे ले लिया मैंने वाटर, और इसके ब्रैकेट में मैंने लगा दिया एस, स्टेट, ठीक है, किसी भी पदार्थ की मूल रूप से, ठीक है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैंने यहां पे लगाया ब्रैकेट में एस, मतलब वाटर के ब्रैकेट में मैंने लगाया एस, यहां पर वाटर के ब्रैकेट में मैं लगा रहा हूं एल, और यहां पर वाटर के ब्रैकेट में मैं लगा रहा हूं जी। ठीक है, तो अब ये देखो SLG, मतलब ऐसा वाटर जो सॉलिड फॉर्म में हो, ऐसा वाटर जो सॉलिड फॉर्म में हो, इसका मतलब उसको अपन क्या कह सकते हैं, आइस। दैट्स मीन ये आइस है, और ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये पानी, वाटर कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है, और ये वेपर। अब देखना हुआ क्या है, जब मैंने इसको हीट किया या बर्फ को निकाल के रख दिया, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कन्फर्म है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को और हीट कर रहा हूं। हीट करने के लिए अपन ये, ठीक है, ये जो एरो का साइन होता है इसके ऊपर अपन ट्रायंगल से शो करेंगे, तो ये वेपर में चेंज हो गया, ठीक है, भाप, ठीक है ना, गैस। तो क्या इसमें इसकी स्टेट में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से ये गैस, यही तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंजेस, कि भाई जिसमें उसके कलर में चेंजेस होता है, उसकी स्टेट में चेंजेस होता है, उसकी स्मेल में चेंजेस होता है। तो मतलब देखो सॉलिड से ये किस में चेंज हुआ, लिक्विड्स में, लिक्विड से ये किस में चेंज हुआ, गैस में, ठीक है। अब देखना, अगर मैं उस वेपर को वापस ठंडा करूं तो कन्फर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अब यानी कूलिंग करने पर, अब मैं इसको और कूल करूं, जैसे फ्रीजर में अपन, ठीक है, पानी को रखते हैं, वो बर्फ में जम जाता है ना, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, मैंने और कूलिंग कर दी, अब ये हो जाएगा किस में, बर्फ में अगेन चेंज। तो देखो इसमें हमने क्या देखा है कि इसकी स्टेट तो चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब ये फिजिकल चेंजेस है। और अब हम इससे ही इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखना, जैसे इससे हमने नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्राप्त की, नंबर फर्स्ट बताओ, ये इससे क्या बना, लिक्विड, लिक्विड से गैस, बर्फ से, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और जो इसका एक केमिकल फॉर्मूला है, इसकी जो कंपोजिशन है, मतलब 2 एटम ऑफ H और 1 एटम ऑफ O, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुआ, नहीं हुआ ना, क्या इनमें कुछ न्यू सब्सटेंस बना, नहीं बनाना, फॉर्मूला तो वही वो है। मतलब फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ये कि न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म, न्यू सब्सटेंस अनअवेलेबल या अब्सेंट, नहीं बनेगा या नॉट फॉर्म, ठीक है ना। ये समझ आना, जो मैं बोल रहा हूँ साहब उसको ही ध्यान रखना, उसको रिटर्न में कर लेना, ठीक है, कि भाई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, कन्फर्म पता चल गया। अब दूसरी विशेषता या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि ये इसमें जो फिजिकल चेंजेस है ना, होता किस किस का है, यानी क्या होता है फिजिकल चेंजेस में, एक तो स्मेल, एक कलर और एक स्टेट, ये चेंजेस होते हैं एक्चुअली, याद रखना, ठीक है। थर्ड, अब आप गौर से देखना, इसमें हमने सॉलिड से इसको लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से इसको गैस में चेंज किया। अगर मैं इसको इनिशियल सब्सटेंस मानूं, इसको मैं इनिशियल सब्सटेंस मानता हूं, ठीक है, तो देखना इनिशियल से नेक्स्ट सब्सटेंस बना, इससे भी नेक्स्ट, तो इसको हम वापस इनिशियल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं क्या,
इसको इसमें और इसको इसमें, कंफर्म। तो मतलब इन दिस चेंजेस वी गेट अगेन, ठीक है, इनिशियल सब्सटेंस। आया समझ में? तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि वी गेट इनिशियल सब्सटेंस, ठीक है। इनिशियल सब्सटेंस, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर हो गई थर्ड। भाई रिमूव ऑफ कॉज चेंजेस, मतलब जो हमने चेंज किया उस चेंज को, उस कॉज को रिमूव कर दिया। हमने क्या रिमूव यहाँ पे किया था चेंज, हमने इसको हीट किया, तो हीट को रिमूव कर दिया मतलब कूल कर दिया, हीट किया वापस कूल कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त होता है। चलो बहुत सारे एग्जांपल है, हम घर से निकल के जाते हैं, स्नान वगैरह कर लिया हमने, ठीक है, इधर इधर परफ्यूम लगाया, क्या वो परफ्यूम लाइफ टाइम तक रहता है? भाई परफ्यूम लगाने से पहले तो वैसी ही स्मेल थी, परफ्यूम लगाया कुछ देर, ठीक है, अच्छी स्मेल आई, लेकिन वो क्या लाइफ टाइम तक रही? नहीं, कुछ समय बाद वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो बस ये पहले हम जैसे थे वैसे हो गए, ठीक है। भाई पहले हम ऐसे थे, हमने सेंट वगैरह लगाया, खुशबू आने लग गई, कुछ समय बाद वो वापस खत्म हो गई। तो मतलब हमें इनिशियल जो स्टेज है वो वापस प्राप्त हो गई। तो ये होता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना। चलो अपन कलर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे आई मैं टीचर, कभी कभी गुस्से आ गया, किसी बच्चे को खींच के एक थप्पड़ लगा दी, 4 अंगुली यहाँ पे, ठीक है, बन गई। कन्फर्म है? ऐसा नहीं है वो लाइफ टाइम तक रहेगी, थोड़ी देर रोएगा उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो ये कलर का, ठीक है, याद रखना। और स्टेट का तो मैंने बता दिया। और कलर का वैसे अपन एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे कि ब्याह शादी होती है ना, तो दूल्हे को भिंद को अपन मेहंदी वगैरह लगाते ही हैं, वो लाइफ टाइम तो नहीं रहती है, कुछ दिनों के लिए रहती है, तो वापस उसको इनिशियल जो इसकी स्टेज है उसमें चेंजेस हो सकता है ना। तो यही कहलाता है अपना फिजिकल चेंजेस। और वन थिंग रिमेंबर, जो इनिशियल स्टेज में चेंज हो जाता है ना चेंजेस, वो चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल चेंजेस कहलाता है। कैसे कहलाता है? उत्परिवर्तित चेंजेस, रिवर्सिबल। ये चेंजेस कैसा होता है? रिवर्सिबल। और ये जो एरो है ना, 2 मुंह वाला, ठीक है, 2 साइड वाला, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल साइन, याद रखना अपन को, ठीक है। और अपने तो एक केमिकल रिएक्शंस भी है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आ गया? 4 चीज हो गई क्या भाई? न्यू सब्सटेंस नहीं बना, ये चीजें होती है इसकी चेंज। अब एक चीज बताना मेरे को, एक बात बताओ कि जब हमने देखा इसमें कि ये ना मतलब सॉलिड से लिक्विड में हुआ, लिक्विड से गैस में हुआ, वापस गैस से लिक्विड में हुआ, लिक्विड से सॉलिड में हुआ, तो क्या ये चेंजेस है? क्या स्टेबल है? या एक जगह स्थिर हो गया कि हमने इसको इसमें चेंज किया, अब इसको अपन वापस नहीं कर सकते? क्या स्टेबल हुआ ये? नॉट। तो अपन कह सकते हैं दिस चेंजेस अनस्टेबल। ये जो चेंजेस है, ये परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थिर होता है। तो वापस देखना, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने, और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? गंध, कलर और अवस्था, ठीक है। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना तो हमने नॉट न्यू सब्सटेंस फॉर्म लिख दिया। ये चीज़ें चेंज होती है, हमने ये लिख दिया कि चेंज फाउंड इन स्मेल, कलर एंड स्टेट। वी गेट इनिशियल सब्सटेंस, मतलब इसमें हम प्रारंभिक जो पदार्थ है वापस प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्सिबल, मतलब ये जो परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, उत्क्रमणीय होता है। और अनस्टेबल, ये परिवर्तन होता है अनस्टेबल, ठीक है। तो ये है अपना। और भी वैसे एक एग्जांपल है कपूर, ठीक है, नौसदर, ठीक है, उसको अपन जलाते हैं ना, जैसे बिल्कुल कपूर में कौन सी प्रोसेस पाई जाती है? सब्लिमेशन, याद रखना, ठीक है। नौसदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली यहाँ पर मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कपूर की कुछ बॉल्स ले ली। अब इसको मैंने एक ऐसे कीपाकार फ्लास्क से ढक दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कौर किया, फिर रू वगैरह लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बर्नर लगा दिया, स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से, तो कन्फर्म ये हीट करेगा। तो अभी कपूर, ये जो नौसदर है, नेप्थलीन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसकी जो स्टेट है वो कौन सी है? सॉलिड। जब इसको हीट करेंगे तो वो सीधा किस में चेंज होगा? नॉट लिक्विड, सॉलिड, सीधा किस में चेंज होगा? गैस में, ठीक है। अपन भाई जब आरती वगैरह करते कपूर को काम में लेते हैं ना, तो आप देख लेना, पता चल जाएगा। लेकिन उसी गैस को मैं अभी बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कॉल किया, रुई का टुकड़ा लगा दिया ताकि ये गैस बाहर ना जाए। अब जब मैं इसको मैंने जब ऑन किया तो ये सीधा किससे? सॉलिड से किस में चेंज हुआ? गैस में, ठीक है। जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये गैस वगैरह यहाँ अंदर जैसे उड़कर बाहर जा रही थी, यहाँ तक आ रही थी,
तो जैसे ही मैंने स्टॉप किया वो गैस यहाँ पर चिप जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी, ठीक है। तो देख लेना वापस गैस से किस में चेंज हुआ, सॉलिड में। दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। इन विच एनी सब्सटेंस चेंज सॉलिड इनटू गैस एंड अगेन गैस इनटू सॉलिड, याद रखना। दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, याद रखना, ठीक है। उदरोपातस बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी फिजिकल चेंजेस खत्म हो गया है। आप ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आई एम श्योर। अब अपन बढ़ेंगे आगे, केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल चेंजेस की मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई आपको, ठीक है ना, और वो कि वो केमिकल चेंजेस, बस उल्टा कर देना इसका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल जाता है, द चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टी आर चेंज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी नोन एज केमिकल चेंजेस, ठीक है। क्या मतलब, ऐसा चेंज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, कंपोजिशन ऑफ एनी फॉर्मूला, उसकी स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो बदलते हैं। और नहीं भी वैसे उनको, तो अगर वो बदलेंगे तो इसको अपन हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर लेंगे, उसको एकदम इक्वल, ठीक है, ये जरूरी भी है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और उसके जस्ट अपोजिट, जैसे हमने उसमें लिखा है कि उसमें चेंजेस स्मेल कलर होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज, ठीक है, कंपोजिशन, उसका मतलब संगठन वगैरह, ये चेंज होते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूले के। और उसमें हमने पढ़ा था इसमें न्यू मैटर बनता है, नहीं बनता है, तो इसमें न्यू मैटर बनेगा कैसे, वो भी आपको मैं शो करूँगा। और उसमें हमने लिखा था इनिशियल सब्सटेंस अगेन गेन, बट इसमें नहीं, इसमें इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता है। उसमें हमने पढ़ा था ये रिवर्सिबल है, तो ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त नहीं होगा तो कन्फर्म इरिवर्सिबल होगा। और उसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आ गया, मतलब वो अनस्टेबल है, बट ये स्टेबल है। अब देखो कैसे, आपको मैं सीधा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, इसको मैंने फायर किया तो कन्फर्म में गैस निकली, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ले लिया मैंने कार्बन, इसको मैंने फायर किया, फायर का मतलब O2 गैस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कार्बन को हमने फायर किया O2, और क्या बनाया, गैस निकल गई CO2। जैसे हमने लकड़ी को जलाया है, धुआं आया, तो वही सो गैस है CO2। अब हम उस धुएं को वापस, ठीक है, कैप्चर करेंगे और धुएं को ऐसे कंप्रेस कर करके अपन वापस लकड़ी में चेंज कर सकते हैं क्या, नेवर, ठीक है। तो क्या इसमें न्यू सब्सटेंस बना, बिल्कुल बना, ठीक है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस और ओनली गैस प्रोडक्ट्स, ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गए अपने प्रोडक्ट्स, इसमें ओनली गैस प्राप्त हुई। चलो गैस हुई, क्या हम इसको ऐसे पकड़ के वापस इसको लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए ये इसमें ये न्यू मैटर बना, ठीक है ना। इन दोनों से अलग था, ठीक है। देख लो इसमें 2 रिएक्टेंट्स, लेकिन जबकि इसमें प्रोडक्ट एक ही है, मतलब 2 ने मिलकर के एक का निर्माण किया, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन में भी चेंजेस हुआ, तो कन्फर्म इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे एक और एग्जांपल आपके समझने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया मिल्क, जिसको बोलते हैं दूध, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया मैंने जावण, अब मारवाड़ी भाषा में लिख रहा हूँ, ठीक है, जावण आपा, जैसे छाछ मिला में दूध रमायन है, जैसे मैं कर्ड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मजो आई में लिख रहा हूँ, ठीक है। और बनेगा क्या, कर्ड, क्या भाई दूध में कर्ड डालते हैं, कर्ड ही बनता है, इसलिए मैंने जावण लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कर्ड बन गया। तो मिल्क से सीधा क्या बना, कर्ड। जब हमने ये इसमें छाछ है, ठीक है, या थोड़ी सा दही है डाला, तब ये बना। अब अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, कर्ड में से, ठीक है, छाछ अलग और दूध अलग, इम्पॉसिबल है। इसको अपन इसका इनिशियल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते, इसको इसके इनिशियल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसकी डेफिनेशन तो बता दी कि द चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टी आर चेंजेस बट नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस नोन एज ए केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। क्या मतलब, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। और ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज तो हाँ नहीं होगी, कंफर्म, ठीक है ना। अब देखते हैं मेन केमिकल प्रॉपर्टी की, आप ध्यान रखना। देखते हैं इसमें नंबर फर्स्ट, ये कर्ड क्या बना, न्यू मटेरियल या न्यू सब्सटेंस, तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है, बनते हैं। दूसरा इनिशियल स्टेज नेवर अगेन, ठीक है, इनिशियल स्टेज नेवर अगेन, या फिर मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा न्यू सब्सटेंस बन गया, इनिशियल स्टेज। अब ये जो चेंजेस स्टेबल हो गया, अनस्टेबल, स्टेबल, अगर अपन इसको वापस चेंज नहीं कर सकते तो कन्फर्म में स्टेबल ही होगा। और चौथा या फोर्थ, इसमें क्या चेंज होता है, स्ट्रक्चर्स,
और कंपोजिशन मतलब संगठन ऑफ एनी फॉर्मूलाज, और पांचवा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, याद रखना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो भाई ये अपना है केमिकल चेंजेस, ठीक है, और इसके वजह से बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और अब हम देखिए मेन आपको मैं बताता हूँ, ऐसे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और मेन देखिए इसमें जो भी अपने जैसे कि घर संबंधी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो ना, ठीक है। जैसे अपन प्लास्टिक ही लेते हैं, ठीक है, एक बार वो टूट गया तो उसको वापस तो नहीं जोड़ सकते। अब अगर अपन उसको जोड़ेंगे तो उसकी एकदम मेन जो ये है, ठीक है, उसकी स्टेट वो अपन को प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अपन बात करते हैं एक एग्जांपल और, वो है अपने पास कैंडल। क्या है? कैंडल, ठीक है। कैंडल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा क्या, सुना होगा ना। मोमबत्ती, ये लो, फायर किया, जल रही है, धीरे 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 आ जाएगी कन्फर्म नीचे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मोम नीचे पिघल गए जो आया है उसको अपन कैच करके वापस इतनी बड़ी कर देंगे, कन्फर्म है नहीं है। तो ये चेंजेस कहलाएगा अपना केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस खत्म हुआ है अपना। और कोई भी डाउट हो तो ठीक है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना कि सर एक बार वापस बताऊंगा तो नहीं, वैसे आप वीडियो को ठीक है पॉज करके देख लेना। अब अपना जो अगला है टॉपिक वो है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या होता है? रासायनिक समीकरण। देखिए क्या होता है, एक बार जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, गौर से देखना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फायर गैस, फिर यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये एक प्रकार का सब्सटेंस तो है? लकड़ी है ना भाई, ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, एक गैस है, ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, ये भी तो बिल्कुल आते हैं ना, ठीक है। भर भर के टैंक के अंदर अपन पेट्रोल पंप के पास देखते हैं ना, तो इनको अपन कैप्चर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मतलब केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो ये सब्सटेंस होते हैं ना, इन सब्सटेंस को उनके सिंबल्स या उनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज, कंपाउंड्स जो भी उनके द्वारा शो करना, ये कहलाता है अपना केमिकल इक्वेशंस। देखना कैसे, कार्बन को मैं शो किससे करूंगा? इसके सिंबल से, सी से, प्लस इसको मैं किससे शो करूंगा? फायर गैस को, O2 से। और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। क्या बना? CO2, ठीक है। तो दो सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स नोन एज ए केमिकल इक्वेशंस। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको उनके प्रतीकों द्वारा, उनके अणुओं द्वारा, सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? अब जैसे ये बीच में प्लस का मतलब क्या है, इस साइन का, इस एरो का मतलब क्या है, ये हमने कैसे लिख दिया, ये कैसे बना है, इस बात को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर मैं आपको सारा का सारा सिखा दूंगा। लेकिन अभी नॉर्मली समझो केमिकल इक्वेशन होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उस सब्सटेंस को हम उसके सिंबल्स, जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है, या उसके केमिकल फॉर्मूला, या फिर उसके मोलिकुलर, जैसे CO2 का मोलिकुलर फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, इससे शो करना ही कहलाता अपना केमिकल इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये होता है भाई केमिकल इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्टेप ऑफ राइटिंग। स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब इसके मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं केमिकल इक्वेशंस के, तो अब देखना मैं आपको सीधा बताता हूं।
सीधा समझना और बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर फर्स्ट, किसी भी केमिकल इक्वेशन में अपन को दो चीजें चाहिए, वी नीड जस्ट टू थिंग्स। नंबर फर्स्ट रिएक्टेंट एंड नंबर सेकेंड प्रोडक्ट। व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? ठीक है, रिएक्टेंट्स का मतलब होता है अभिकारक, क्रियाकारक, अभिकर्मक, और प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद। ये याद रखना। चलो ये होते क्या है, अभिकारक है क्या, उत्पाद है क्या, व्हाट इज दैट? ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच यानी हु पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शंस नॉन एज ए रिएक्टेंट्स, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। किसी केमिकल में रिएक्शन बोल रहा हूँ, याद रखना, चलो इक्वेशन ही बोल सकता हूँ। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। एंड दीज ऑल आर रिटन इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। मैंने यहाँ पर एक एरो कर दिया, ये अपना फर्स्ट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एरो। तो ये इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस लिखे जाएंगे उन सब्सटेंस को अपन बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। आया समझ में? तो रिएक्टेंट्स क्या है कि दो सब्सटेंस वो पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन नॉन एज ए रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट्स। तो दो सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हुआ है, बना है, उसको बोलते हैं अपन। एंड इट इज रिटन इन LHS ऑफ एरो। ये एरो के राइट हैंड साइड, मतलब इस तरफ लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट हमेशा किस में लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में, ये याद रखना। तो ये अपना नंबर दूसरा जो स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का पॉइंट खत्म हुआ है। नंबर फर्स्ट वापस पहला अपना पॉइंट है कि केमिकल रिएक्टेंट्स का, कि रिएक्टेंट्स होते क्या है कि दो सब्सटेंस आर पार्टिसिपेट इन केमिकल इक्वेशन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। एंड इसको अपन LHS की साइड में लिखते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और उसको अपन RHS की साइड में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट है। अब एक थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं। थर्ड पॉइंट अपना ये है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर मोर देन 1, देन वी यूज प्लस साइन बिटवीन देम। आया समझ में? कि मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो नंबर है मोर देन, प्रोडक्ट की जो नंबर मोर देन 1 होगी, तो हम क्या करेंगे भाई? हम ये करेंगे कि उनके बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे R प्लस R। नाउ आई कैन से दैट देयर आर 3 रिएक्टेंट्स। ठीक है, कैसे भाई? मेरे को दिख रहा है, दो बीच में प्लस का साइन आ गया, एरो। और माना कि प्रोडक्ट 1 है, चलो 2 है, चलो 3 है। अब वैसे तो पहले गिनती करते रहो, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन 1, देन वी यूज प्लस साइन बिटवीन देम। तो हम इनके बीच में प्लस का साइन यूज करें ना जब इनकी संख्या मोर देन 1 है। देख लो, जब अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच में अपन प्लस का साइन काम में लेते हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह काम में लेते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट खत्म। एक अपना फोर्थ पॉइंट है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये होता क्या है? जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक तो प्रोडक्ट्स और एक होता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स कितने हैं? प्रोडक्ट्स का एटॉमिक मास कितना है और रिएक्टेंट्स का एटॉमिक मास कितना है, इसके बेस पर इस रूल को बनाया गया कि द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। नेसेसरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन का, और अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करके करो, लेकिन करना बहुत ही नेसेसरी है। आया समझ में? तो देखो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे C+O2 = CO2। मैंने आपको एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताया था लास्ट वीडियो के अंदर के, अगर ये वैसे भी इस तक लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है और वो
उसका अपन को एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अपन को उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर थ्रू अपन एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर वो इवन है, संख्या क्या है, इवन, द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी यार, एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, तो उसका डबल कर दो। और एटॉमिक नंबर ओड है तो उसका डबल प्लस 1 कर दो, सिंपल है। जैसे कार्बन, ये आता है 6 नंबर पे, 6 इज इवन नंबर, 6 इज इवन है ना, तो कन्फर्म इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12 है। क्या होगा, 12 है। प्लस अब यहाँ पे पहले देख के बताओ, हमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 परमाणु है, तो अपन को पहले एक परमाणु का चाहिए, एक परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 मतलब इवन, इवन मतलब ओनली डबल फॉर एटॉमिक मास, तो 16। एक ऑक्सीजन का 16 हो गया एटॉमिक मास, बट देयर आर 2 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 32। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 32। लेकिन तीर के निशान जिसको अपन एरो बोलते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, चाहे 1 हो 50 हो, कितने भी हो, अपन को सबका एटॉमिक मास कंबाइन करना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स का सबका एटॉमिक मास अपन को क्या करना है, कंबाइन। तो पहले यहाँ पर बताओ टोटल कितना है, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो कार्बन कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है इसकी संख्या, मतलब कार्बन 1 है, तो वहाँ पर भी कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, वहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अगर यहाँ पर कार्बन 1, वहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, वहाँ पर ऑक्सीजन 2, और दोनों का कॉम्बिनेशन 44 है, तो कन्फर्म इसका भी 44 ही होगा। नाउ यू कैन सी दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। क्या मतलब, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल। इस बात को आप याद रखना। तो ये अपना रूल नंबर 4 हो गया। अब है सबसे, अगर बोलूँ मैं डिफिकल्ट या सबसे आसान, सबसे डिफिकल्ट बोलूँ या सबसे आसान, देखना कैसे। पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। इससे लिखने से पहले मैं आपको कुछ गैसें लिखा देता हूं, और याद रखना, जो भी मैं आपको गैसें लिखवा रहा हूं ना, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 एटम, कन्फर्म है। तो ये 7 गैसों को याद रखना। गैस क्या है, H2, अब देखना, F2, Cl2, I2, फिर N2, O2, ठीक है। फिर कल बार Br2, ये 7, इनको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम इनकी रिएक्शन करवाते किसी भी मटेरियल से, सब्सटेंस से, तो हम इसको हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको Mg की रिएक्शन किससे करवाई, O2 से, O से करवाई, तो मैंने यहाँ पे O2 लगाया। अगर मैं F से करवाता तो भी F2, Br से करवाता तो भी Br2, ठीक है। क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, गैस के रूप में रहते हैं, याद रखना। जरूर नहीं गैस हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म तो जरूर होता है। तो अब आप इसमें देख के बताओ, यहाँ पर ये अपना पूरा रिएक्टेंट और ये अपना पूरा प्रोडक्ट, ये R और ये P। देखिए बताना आपको कि यहाँ पर जो Mg है कितने हैं, कुछ नहीं, संख्या मतलब 1 है। यहाँ पर Mg है कितने हैं, 1 है। और अब यहाँ पर देखना ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1 है। तो एक चीज़ समझना, द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स शुड बी सेम। ये होना चाहिए क्या, सेम। अगर ये सेम ना हो तो 10 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन नॉन एज स्केलेटन, केमिकल इक्वेशन याद रखना। जब द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, आर सेम, ठीक है, किसमें, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। अगर सेम ना हो तो ये जो इक्वेशन कहलाता है, इसको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे अपन इसको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आया समझ में, कंफर्म। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें करना क्या, एक्चुअली मेन चीज बात क्या है, हमें अगर ये अनबैलेंस्ड है तो हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा, नेसेसरी, मस्ट बी बैलेंस्ड। तो इसके लिए अपन एक मेथड को काम में लेंगे, और उस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम जो नंबर ऑफ एटम्स है, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके अपन को क्या करना है, सेट करना है,
ठीक है ना। यहाँ पर अगर O2 है तो वहाँ पर भी O2 होना चाहिए, यहाँ पर O3 है तो वहाँ पर भी O3 होना चाहिए, यहाँ पर Mg6 है तो वहाँ पर Mg6 होना चाहिए। अब घटाओ मतलब जोड़ो, ये अपन को कुछ करना है, ठीक है ना। तो इस मेथड को अपन बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। और हम इसको करेंगे कैसे, तो अब देखिए भाई, मैं आपको फिक्स चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस पूरा सीखना है और उसको पूरा वेल प्रूफ सही भी करना है ना, तो आपको प्लीज़ यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल नहीं कम से कम 5-10 एग्जांपल थ्रू बताऊंगा। ये अपना मेन पॉइंट है हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, क्या किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। जैसे नंबर फर्स्ट, अगर इन 7 में से कोई भी अपन इनकी रिएक्शन किसी से करवाते तो हम इनको एक फॉर्म में लेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे H+Cl क्या बना, HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इन 7 में से क्या H है या प्रेजेंट है, तो अपन H2 करेंगे। क्या इन 7 में से क्या ये प्रेजेंट है, उनमें है, तो बिल्कुल अपन Cl2 करेंगे। अब यहाँ पर ये कैसे बना इसको छोड़ो, हमको पता ही नहीं है कैसे बना, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना इसको छोड़ो, ठीक है ना। अभी आप मत जानो, जब मैं केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तब आपको वेल प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको छोड़ दो, अभी आप इतना याद रखो कि भाई ये दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ किया और ये बना दिया, ठीक है ना। बस इतना अभी दिमाग में फिट कर लो, बना कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। जैसे मैंने एक यहाँ पे और कर दिया सोडियम, क्या ये इन 7 में से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंफर्म, तो इसके ऊपर नीचे कोई 2 नहीं करेंगे। प्लस Cl बना दिया NaCl, कैसे बना छोड़ो, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले कुछ समझो मैं क्या बता रहा हूँ। क्या Cl इन 7 में से है, तो कंफर्म Cl2 करेंगे। तो याद रखना, एक प्लस लेंगे और एक अपन माइनस लेंगे, ठीक है। कैसे भी केमिकल इक्वेशन में दोनों माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये दोनों कैसे, ये प्लस का भी होता है ना, H+1, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनके नंबर सेम नहीं है, तो जब कभी भी इन 7 की रिएक्शन किसी से करवाते हैं तो नीचे 2 लगाते हैं अपन, ठीक है। जब मैंने इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो मेरे को क्या मिला, MgO मिला। अब मेरे को करना है इसको बैलेंस, ठीक है। वन थिंग रिमेंबर, 2 हमेशा इनके नीचे लगाएंगे एंड ये शुड बी सिंगल, ये हमेशा अकेले होना चाहिए। सिंगल का मतलब ये नहीं कि एक एटम अकेले, इनके पास कोई दूसरा एटम जैसे इसमें इसके पास जुड़ा हुआ है, बीच में कोई प्लस नहीं है, प्लस होता, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट्स होते, अभी ये एक प्रोडक्ट्स ही है, अभी ये एक प्रोडक्ट्स ही है। देखना क्या होगा, अब हमें इसे बैलेंस करना है। पहली चीज तो Mg1 और 2 है तो अपन को ओ यहाँ पे 2 करना है, तो अपन यहाँ पे जो भी संख्या ऐड करेंगे तो वो उसको सीधा मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का मतलब नहीं है जोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने चलो ये 2 यहाँ पे लगा दिए, तो Mg1 और 2 है, तो चलो ओ यहाँ पर भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, करेक्ट है, नॉट, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब हम Mg और O का एक फॉर्मूला बनाते हैं कि Mg+2 O-2, तो ये बनता है MgO, कहीं पे भी नीचे 2 नहीं आता, मतलब ऐसा फॉर्मूला अभी तक डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करें, अपन को तो O2 चाहिए। तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये सिंगल हो, मतलब ये पास इनके कोई भी ना हो, ठीक है, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2, ठीक है। लेकिन ये जब किसी के साथ हो तो हम वो जो संख्या है वो इसके नीचे ना लिख करके इनके आगे लिखेंगे, सबके क्या करूंगा, इन सब के आगे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर ये अकेला होता तो हम ओ इसके नीचे लगा सकते थे, क्योंकि मैंने बताया गैस के नीचे अपन 2 यूज़ कर सकते हैं, 2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओ क्या ये 2 लगा सकते थे, लेकिन अकेला नहीं, इसके साथ एक कंबाइन फॉर्मूला बनाए तो अपन 2 क्या करेंगे, इसके आगे लगाएंगे। अब एक चीज़ देखना कि x + y कन्फर्म, x + y कन्फर्म। तो अब देखना x + y, इसके मैंने ब्रैकेट में लगा दिया 2, तो क्या ये 2 इस एक को ही मल्टीप्लाई करेगा या दोनों को करेगा, इसका क्या आंसर 2x + y होगा या 2x + 2y, कन्फर्म है 2x + 2y होगा। उसी प्रकार जब हमने 2 आगे ऐड किया है तो ये mg को भी मल्टीप्लाई करेगा और o को भी करेगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे 2mg और 2o बने हैं, 2mg और 2 क्या बने हैं, o। तो मतलब अब यहाँ पर o तो 2 हो गए, चलो o 2 हो गए, लेकिन mg यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना, यहाँ पर mg कितना है, 1, तो चलो मैं 2 लगा देता हूँ, चलो मैंने 2 लगा दिया नीचे, क्या वैलिड है, नॉट,
क्यों? क्योंकि ये इन सातों में से तो मैच हो नहीं रहा, तो आपको ये सात रटने पड़ेंगे। ठीक है, याद करो सीधा, क्योंकि कैसे है तो अपन 2 कहाँ लगाएंगे? आगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर H कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 यहाँ लगा देता हूँ H को 2 करने के लिए, क्योंकि यस है ना, 2 नीचे लगा सकता हूँ। बट नहीं, अकेला हो तो ये अकेला नहीं है, तो अपन 2 कहाँ लगाएंगे? सीधा आगे। कहाँ लगाएंगे हम? 2 सीधा इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, तो देखना, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2H और 2Cl, तो 2H 2Cl हो गया बैलेंस। भाई द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स नोन एज ए बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो की वो बात कि ये बना, ये कैसे बना वो मैं आपको नेक्स्ट जब अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, ये फर्स्ट लेक्चर अपना 6 चैप्टर का स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना कि Cl तो गैस है तो नीचे 2 कर सकता हूँ, बट नहीं, अकेला नहीं है, ये Na के साथ है। अगर बीच में प्लस हो तो अपन लगा सकते थे, तो मैं 2 कहाँ लगूंगा? सीधा इसके आगे। तो वही बात, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो सीधा अपन 2 कहाँ कर देंगे? क्या समझ में आया? सिंपल टेक्निक है बैलेंस करने की। तो ये तो हमने क्या कर दिया है, बहुत ही नॉर्मल। एक थोड़ा सा अपन हाई देखते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, देखना कैसे कि Al प्लस O2 इजकल टू Al2O3। ठीक है, 3। अब देखना ये कैसे बना, छोड़ो इसको, कोई जरूर नहीं है कैसे बना, ये मैं सीखूंगा केमिकल रिएक्शंस में। अभी आपको देखना कहीं पर भी 2 3 का कॉम्बिनेशन देखना, किसी भी एक एटम्स का। ठीक है, 2 3 का कॉम्बिनेशन हो तो एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर बताओ O कितने हैं? 3, और यहाँ पर O कितने हैं? 2, मतलब एक एटम आ गया O। 2 3 का कॉम्बिनेशन, तो जिसके आगे 2 उसके आगे 3, जिसके आगे 3 उसके आगे 2 लगा दो। जहाँ पे तो 2 हो तो उसके आगे क्या लगाओ? 3, और जहाँ पे 3 हो तो उसके आगे क्या लगाओ? 2। अब ऐसा नहीं मैं 2 बीच में लगा दूँ कि अपन को तो O को बैलेंस करना है, नो नेवर। याद रखना ये सीधा आगे लगे, क्योंकि अकेला नहीं है, दैट्स फर्स्ट रीजन, और ओनली वन रीजन ही है। ठीक है, तो फिक्स हो गया ना, कंफर्म। अब यहाँ पर Al 2 थे, ये 2 और मल्टीप्लाई हो गए। मैंने बताया जो भी बच्चे क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 हो गए, ये 4। जैसे और भी एग्जाम्पल है, Fe प्लस O2 इजिकल टू FeO भी बनता है और Fe3 भी बनता है। वापस 2 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 क्या आ गया? 3, 3 क्या आ गया? 2, ये हो गया 4। एक और देखना, KCl और 3, तो बना KCl प्लस O2, ये बनता है। ये बना कैसे सब सीखूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे 3 है, इसके आगे 2, यहाँ पे 2 है, इसके आगे 3, K2Cl2, तो इसके आगे 2, ये हो गया बैलेंस। तो ये हमने बैलेंस करने का जो तरीका है वो भी सीख लिया है। ठीक है, और जैसे जैसे बहुत सारी रिएक्शंस आएगी मैं आपको और भी अच्छा तरीका बताऊंगा बैलेंस करने का। तो ये नेसेसरी है, ये अपना जो अगला पॉइंट है ख़त्म, 5th से 6 जो भी ये देख लेना। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतना हार्ड नहीं है, कि हमने जो भी केमिकल इक्वेशन की है उनमें अगर जैसे कन्फर्म है कोई सॉलिड स्टेट में होगा सब्सटेंस, कोई लिक्विड में होगा, कोई गैस में होगा, तो कहने का मतलब यही है कि उनको उनकी स्टेट को नीचे ब्रैकेट में लिखो। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरा है, यानी स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखना, C प्लस O2 इक्वल टू CO2 कन्फर्म। तो C अपने पास क्या है? लकड़ी, सॉलिड, यूँ तो नहीं यहाँ पे डाल दी उड़ जाएगी, कन्फर्म है लकड़ी है, तो क्या होगा? सॉलिड। S ऑक्सीजन तो पता गैस होती है ना, तो ब्रैकेट में G, और यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पता हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? G। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई भी सब्सटेंस उसकी आपको स्टेट पता हो तो आप उसको नीचे ब्रैकेट में लिखोगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन। ये भी शानदार है कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में दे रखा हो, जलीय विलयन में, ठीक है ना, तो उसके को नीचे ब्रैकेट में AQ लिखेंगे। देखना कैसे, बड़ा सिंपल सा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब अपन पानी के अंदर कोई सब्सटेंस डालेंगे और वो जो सॉल्यूशन बना वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। देखना, जैसे ये एक लाइम है, चूना पाउडर जो हमेशा सॉलिड के रूप में होता है, ऐसा तो नहीं हमने पाउडर यहाँ का ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, नहीं उठेगा ना। रेत भी समझ लो सॉलिड के रूप में होता है। इसमें मैंने डाल दिया वाटर, लिक्विड के रूप में होता है पानी, तो ऐसा तो नहीं है पानी डाला उड़ गया, लिक्विड है ना, और बना लाइम वाटर। तो अब देखना कि मैंने, ठीक है, एक शानदार मुँह वाला जग ले लिया, इससे मैंने क्या डाल दिया? चूना, फिर इसमें मैंने डाल दिया पानी, फिर मस्त ऐसे ऐसे इसको रफ किया, ठीक है ना, हिलाया, अरे फुटा हुआ है भाई, पानी बाहर निकल जाएगा, इसको ऐसे हिलाया, फिर एक ये सॉल्यूशन बन गया। तो कन्फर्म इसमें 2 मटेरियल, एक तो लाइम और एक वाटर, तो ये प्रकार का कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन, याद रखना। और इसको नीचे ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, आया समझ में।
और अगला अपना जो स्टेप है वो अगला स्टेप अपना क्या है कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है या कोई कैटलिस्ट दे रखा है। कैटलिस्ट क्या होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कुछ प्रेशर दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो कि भाई माना कि ये N2 + H2 NH3 बनाता है, तो माना कि मान लेता हूँ मैं ऐसे फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 373 केल्विन टेम्परेचर पर ये जब हम इनको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये टेम्परेचर बता रखा है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में टेम्परेचर दे रखा हो, प्रेशर दे रखा हो, तो हम उनको लिखेंगे कहाँ, हम उनको लिखेंगे हमेशा अप एंड डाउन ऑफ एरो, या तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे नीचे। यहाँ पे मैंने लिया 100 ATM, ये प्रेशर का एटमॉस्फेरिक मैटर है, ये क्या बोलते हैं उसको, मात्रक है, ठीक है। और अगला, अगर अपन किसी भी केमिकल जैसे C+O2 CO2 अगर हम जलाएंगे, किसी को हीट करेंगे, तो क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को शो कैसे करेंगे, एरो के ऊपर ये शो कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, कन्फर्म। तो ये अपना है ऑल स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। या फिर कोई कैटलिस्ट काम में ले ले, ठीक है, जैसे वेजिटेटिव ऑयल से +H2 बनता है वेजिटेटिव घी, तो इसके बीच में एक निकल, ठीक है, कैटलिस्ट काम में आता है। तो उसको भी अपन, कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या फिर कुछ भी हो, उनको अपन एरो के जो साइन है उसके ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऑल स्टेप ऑफ केमिकल इक्वेशन के मैंने लिखवा दिया है। और उनकी कुछ विशेषता होती है, ये अपन को क्या बताते हैं, केमिकल इक्वेशन अपन को बताते हैं क्या अपन उनके सामने शो करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बहुत चीज़ शो करते हैं, जैसे क्या, नंबर फर्स्ट कितने प्रोडक्ट्स है, कितने रिएक्टेंट्स है, ये अपन को केमिकल इक्वेशन बताता है। नंबर सेकेंड उनका मास क्या है, ये अपन को बताते हैं। नंबर थर्ड उनमें टेम्परेचर है या नहीं है, ये अपन को बताते हैं, ठीक है। नंबर फोर उनमें जो उसका प्रेशर दे रखा है या कौन सा कैटलिस्ट काम में होता है, ये हमें बताते हैं। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये अपन को बताना, अपन को क्या शो करना चाहते हैं केमिकल इक्वेशन थ्रू। केमिकल इक्वेशन थ्रू में ये शो करना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ दो रिएक्टेंट है और वो किस फॉर्म में है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, ये किस फॉर्म में है। तो अपन को नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में शो करता है, उनकी स्टेट के बारे में शो करता है। अगर उनमें कोई कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर कुछ यूज़ हो रहा है तो उनके बारे में शो करता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है, कौन, केमिकल इक्वेशन। तो ये है। वैसे एक टाइप और होता है इसमें आगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल यानी रिएक्शंस होता है। क्या द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक एनर्जी रिमूव या फिर डिक्रीज, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन होती है, लेकिन मैं आपको इसको पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करूँगा, इसको केमिकल इक्वेशन में शो नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए अपने टोटली केमिकल इक्वेशन के। ये टाइप अपने क्या हो गए, केमिकल इक्वेशन का टाइप क्या, ये स्टेप हो गए। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इनको एक बार देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आप आज तो इतना ही पढ़ना, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वैसे मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं केमिस्ट्री का 10th का जो भी वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें मैं आपको ऑलवेज 5 एलिमेंट तो लिखूँगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जब बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था टोटल 30 एलिमेंट्स तक, हाइड्रोजन से लगा करके जिंक तक। अब मैं आपको 5 और बता रहा हूँ, जिनमें देखिए 31st पे आता है अपना गैलियम, 32 पे आता है जर्मेनियम, 33 पे आता है आर्सेनिक, 34 पे आता है सेलेनियम, 35 पे आता है ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अपन, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, ब्रोमीन Br, ठीक है, ये आएगा। तो आज का अपन वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और जाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप प्लीज़ उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भले आप वीडियो को लाइक करें या फिर ना करें, कोई मैटर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है, प्लीज़। और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।